दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों की ताकत को कम किया है, राज्यपालों की ताकत को कम करने के बाद अब ऐसा लगता है कि वैसे सारे मुख्यमंत्री जिनके कहीं ना कहीं एनडीए और दिल्ली के दबाव में होने की बात कही जा रही थी, अब वो आजाद महसूस करने लगे हैं। अब वो अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं को अपने हिसाब से, अपनी सुविधा की राजनीति के हिसाब से तय करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले जो संकेत सामने आया है वो पटना से आया है, और पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज भीम संवाद को संबोधित करते हुए जिस प्रकार की लाइन ली, वो सबको अचरज में डाल रही है। पिछले कुछ महीने के नीतीश कुमार की स्पीच पर नजर डालें। दो बातें एकदम टेप रिकॉर्डर की तरह फीड होती थी। पहला, लालू परिवार पर व्यक्तिगत हमला। लालू परिवार पर व्यक्तिगत रूप से कि पति जेल गए तो पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, परिवार के आगे, बाल बच्चों के आगे सोचते नहीं है लोग, ये सारी बातें वो कहते थे। 2005 के पहले कुछ था जी, वो 2005 की डेडलाइन का जिक्र अक्सर करते थे, और इसके साथ साथ किसी सम्मेलन में जाते थे तो कहते थे, अपनी मगही हिंदी वाली, मगही टोन वाली हिंदी में कहते थे, चुनाव को चुनौआ बोलते हुए, कि चुनौआ आ रहा है तो याद रखिएगा, भूलिएगा मत कितना किए हैं आप लोगों के लिए। ये दोनों चीजें आज के भाषण में नदारद थी, और भीड़ बहुत ज्यादा जुटी हुई थी। नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से आज वहां स्पीच दी, सबको आश्चर्य इस बात पर हुआ कि ना तो उन्होंने लालू परिवार पर कोई आक्षेप किया, और ना ही सर पर खड़े चुनाव में लोगों से एनडीए को जिताने की अपील की। आए, भाषण दिया, बिहार में 20 सालों के दरमियान क्या क्या किया, अगड़े के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए, महादलित के लिए, अति पिछड़े के लिए, महिलाओं के लिए, सारी बातों का जिक्र किया, लेकिन एनडीए को वोट देने की अपील नहीं की। कि सबको आश्चर्य हो रहा है कि आखिर नीतीश कुमार ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों के ऊपर अंकुश लगाया, उनकी बढ़ी हुई ताकत को कम करने वाला जजमेंट दिया, उसके बाद से उम्मीद की जा रही थी कि पहली बार स्टालिन आगे बढ़ेंगे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आगे बढ़ेंगे, यह उम्मीद की जा रही थी, भगवंत मान आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये क्या, यहां तो नीतीश कुमार ने नया रंग दिखा दिया। दरअसल भीम संवाद का आयोजन दलित वोटों को साधने के लिए किया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मृति में, और दलितों के लिए, महादलितों के लिए क्या काम किया है नीतीश कुमार ने, वो काम जितना भी उन्होंने किया या नहीं किया, उसे गिनाने के लिए किया। लेकिन वहां से जो संदेश दिया गया वो अपने आप में सरप्राइजिंग है, वो अपने आप में संदेह उत्पन्न करता है। और इन्हीं संकेतों के बीच अगर बिहार के किसी भी अखबार के फ्रंट पेज को आप अखबार देखें या ई पेपर देखें, कॉपीराइट का मसला हो जाता है, इसलिए हम लोग आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन आप अखबार देखें या अखबार का ई पेपर देखें, फ्रंट पेज पर, पहले पन्ने पर जेडीयू की तरफ से एक वो बड़ा सा ऐड दिखाई देगा, और अंदर के पन्ने पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगी हुई फोटो दिखाई देगी। यानी पहला पेज बिहार सरकार, या यूं कहे कि जेडीयू स्पॉन्सर्ड है, पहले पेज के ऐड, और अंदर का ऐड बीजेपी स्पॉन्सर्ड है। गठबंधन में दोनों साथ है, ऐड एक साथ आने चाहिए। क्या भाजपा का कोई मुख्यमंत्री या एनडीए का कोई दूसरा मुख्यमंत्री हिमाकत कर सकता है कि उस पर मुख्यमंत्री की फोटो तो हो लेकिन प्रधानमंत्री की फोटो ना हो? जहां एक सेंटेंस में 4 बार प्रधानमंत्री का नाम लेने की बाध्यता एक तरह से है भाजपा मुख्यमंत्रियों को, वहां एनडीए का कोई मुख्यमंत्री अपने ऐड में प्रधानमंत्री की फोटो ना लगाए, ये कैसे संभव है? क्या ये सब सामान्य बातें हैं? सियासत के चाल, चरित्र और चेहरे को समझने वाला कोई भी व्यक्ति इसे सामान्य नहीं मान सकता कि एक ऐड पर सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की तस्वीर हो, यहां तक कहा जाए रोजगार मतलब नीतीश कुमार, और अंदर में उसी अखबार के अंदर के पेज पर जो विज्ञापन हो, उस विज्ञापन में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की तस्वीर हो, नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं हो। तो ये सारी परिस्थितियां दिखाई दे रही है कि आखिर बिहार किस दिशा में जा रहा है। और जब ये सब चल ही रहा है तो जरा इसकी पृष्ठभूमि को देखिए। दिसंबर के महीने में एक टेलीविजन इंटरव्यू में अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई स्पष्ट बातें नहीं कही थी। तब उन्होंने कहा था कि यह पार्टी के संसदीय बोर्ड में तय होगा कि बिहार का मुख्यमंत्री पद चुनाव के बाद कौन संभालेगा। चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, यह बात कही थी।
यही बात फिर से अभी कुछ दिन पहले टीवी इंटरव्यू में उन्होंने दोहरा दिया है। लेकिन जब पिछली बार अमित शाह ने यह बात कही थी, तब नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी को नए तरीके से व्यक्त किया था। नीतीश कुमार ने भाजपा कोटे के मंत्री के द्वारा बिहार में जो बिजनेस समिट की गई, उसमें भाग नहीं लिया। चर्चा थी, विज्ञापन भी दिया गया था मुख्यमंत्री भाग लेंगे, नहीं लिया। स्पीकर कॉन्फ्रेंस हुई राज्य के विधानसभा अध्यक्षों की, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष भी आए थे। विधानसभा में नीतीश कुमार नहीं गए। कोई सोच सकता है कि राज्य में स्पीकर समिट हो, राज्य का विधानमंडल उसे आयोजित करे और वहां मुख्यमंत्री नदारद हो जाए? नहीं गए। और उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम में कर्पूरी ठाकुर के गांव में उनकी जयंती पर जो कार्यक्रम था, उपराष्ट्रपति के साथ मुख्यमंत्री को रहना था। लेकिन मुख्यमंत्री कब पहुंचे? जब उपराष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर वहां से लखनऊ के लिए उड़ान भर लिया, उसके बाद मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर वहां पर लैंड किया कर्पूरी ठाकुर के गांव में। उस कार्यक्रम में भी वो नहीं गए। तो उस वक्त अमित शाह के इंटरव्यू पर उन्होंने वैसे नाराजगी व्यक्त की, और जब वैसे नाराजगी व्यक्त की, तब कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा। नेतृत्व में चुनाव तो शिवराज सिंह चौहान के भी हुआ था, नेतृत्व में चुनाव तो एकनाथ शिंदे के भी हुआ था। लेकिन क्या वो चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बना दिए गए थे क्या? ये बात जेडीयू के लोगों को भी समझ में आ रही है, नीतीश कुमार के कोर ग्रुप को भी समझ में आ रही है, नीतीश कुमार के परिवार के लोगों को भी समझ में आ रही है, और नीतीश कुमार को भी समझ में आ रही है। तभी तकरीबन महीने भर पहले लगातार 4 दिनों तक 4 मीडिया बाइट में नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने सीधे सीधे मांग कर दी थी कि जल्द से जल्द उनके पिता नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जाए। बावजूद इसके अब तक घोषित नहीं किया गया। और आज दिल्ली में एक कार्यक्रम में सम्राट चौधरी भी मौजूद थे, जो भाजपा कोटे से बिहार में डिप्टी सीएम है, और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी थे। नायब सैनी ने जिस तरह की बातें की, उससे साफ संदेश निकलकर सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना सकती है चुनाव के बाद। तो ये सारी चीजें जब दिख रही हो, तो नीतीश कुमार के पटना में आज के दिए गए बयान का संदर्भ समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार कैसे अब रिएक्ट कर रहे हैं। ऐड अलग अलग, विज्ञापन अलग अलग अखबारों में आ रहे हैं। एनडीए को जिताने की अपील नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं। जरा सोचिए, जब वोटर का बहुत बड़ा तबका कस्बे कस्बे से, गांव गांव से आया हो, वहां नीतीश कुमार संबोधित कर रहे हो, और वहां चुनावी साल में वो ये ना कहें कि याद रखिएगा या वोट दीजिएगा एनडीए को हमारे काम का, जैसे नीतीश कुमार कहते हैं कि काम किए हैं तो मजदूरी दीजिएगा, वो सब कुछ नहीं कहा है। क्या एनडीए के साथ नीतीश कुमार चुनाव नहीं लड़ेंगे? मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता नीतीश कुमार किसके साथ चुनाव लड़ेंगे। बिहार के पत्रकारों को भी, जो बिहार में पटना में पत्रकारिता करते हैं, मैं तो खैर दिल्ली में हूं, जो पटना में पत्रकारिता करते हैं, उन्हें भी नहीं पता कि नीतीश कुमार किसके साथ चुनाव लड़ेंगे। सब यही कह रहे थे 2 दिनों पहले तक कि चारों तरफ से घेर लिया है। आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल को पटना भेजा है, केरल से बिहार भेजा गया है, तो अब नीतीश कुमार इधर से उधर नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाता है, राज्यपालों के अधिकार क्षेत्र तय कर दिए जाते हैं, यहां तक कि राष्ट्रपति को भी एक समय सीमा में बांध दिया जाता है। और उसके पहले संविधान पीठ का जो 2023 का जजमेंट है, वो पहले ही किसी भी सूरत में राज्यपाल को फ्लोर टेस्ट और उन सारी परिस्थितियों के मामले में, विप के मामले में सारी तस्वीर जब संविधान पीठ ने साफ कर दी, तो वैसे भी राज्यपालों के अधिकार कम हो गए। और कल जो जजमेंट अपलोड किया गया सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर, उसके बाद से तो राज्यपालों के अधिकार अपने आप में इतने कम हो गए कि नीतीश कुमार क्या कोई भी मुख्यमंत्री अब असंवैधानिक कामों को लेकर के, इस बात को लेकर निश्चिंत हो सकता है कि राजभवन से अब कोई ऐसा काम नहीं हो सकता जो विपक्ष शासित राज्यों को कहीं ना कहीं परेशान करने वाला हो। उसी के बाद नीतीश कुमार के सुर बदले हैं, और जब सुर बदले हैं तो राजद खेमे में क्या चल रहा है? स्वाभाविक है, बिहार में कोई भी परिवर्तन राजद या भाजपा में से किसी एक की सहमति के बिना नहीं हो सकता है। अकेले नीतीश कुमार कुछ नहीं कर सकते। ना तो 2015 में कुछ कर सकते थे, ना तो 2017 में कुछ कर सकते थे, ना 2022 में कुछ कर सकते थे, और ना ही 2024 में कुछ कर सकते थे, और ना ही आज 2025 में कुछ कर सकते हैं। नीतीश कुमार के साथ चाहे राजद हो चाहे भाजपा हो, किसी एक की सहमति बनेगी, किसी एक के साथ कॉमन एजेंडा बनेगा,
तभी जाकर के नीतीश कुमार पलटी मारना या पलटी किसी को मारने पर विवश करना, दोनों ही बातें जो आप समझ ले वो करने की तरफ जा सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल की पिछले कुछ दिनों की भाषा को देखें, आक्रामकता जो जदयू के प्रति दिखाई दे रही थी वो कम आई है। वैसे ज्यादा आक्रामकता तो कभी थी नहीं, और जो आक्रामकता थी वो सीधे सीधे कहा जा रहा था कि वो आक्रामकता दिखाने के लिए है, क्योंकि इसी बजट सत्र में जो अभी चंद हफ्तों पहले खत्म हुआ है, इसी बजट सत्र में राबड़ी देवी ने सीधे सीधे जनता दल यूनाइटेड के लोगों को कहा था कि पहले उनका साथ छोड़िए, बीजेपी वालों का साथ छोड़िए, तब तो साथ देंगे। इस तरह की खुली वकालत की थी। लालू यादव तो खुला न्योता दे ही चुके हैं। तो विज्ञापन का अलग अलग आना, जदयू के विज्ञापन अलग नीतीश के फोटो के साथ, और मोदी के फोटो के साथ भाजपा का विज्ञापन अंदर के पेज पर अलग। उसके साथ साथ एनडीए के साथ कोई सहमति का वातावरण नहीं दिखना। नीतीश कुमार के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में जब खबरें चलने लगी तो आंधी पानी के बीच में बिहार में सड़क पर उतर करके निर्माण कार्यों का जायजा लेना, उद्घाटन कर रहा, भयंकर आंधी और पानी के बीच में उनको स्वस्थ दिखाने की कोशिश या जताने की कोशिश, क्या यह सब यूं ही हो रहा है? और जो मीडिया मौजूदा दौर में, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो कहा जाता है कि दिल्ली दरबार की इच्छा के बिना जो जहां पत्ता भी नहीं हिलता है, वो यदि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में खबरें चला रहा था या चला रहा है, तो क्या नीतीश कुमार को नहीं लग रहा था कि किसके इशारे पर चल रहा है? तो इन सारी बातों को देखें तो एक बात तो साफ है, बिहार की राजनीति में जून आते आते, जून के महीने तक, मैं ये नहीं कह रहा जून के महीने में, जून के महीने तक, आज 13 अप्रैल को हम आपसे मुखातिब है, 13 अप्रैल से लेकर के जून के महीने के बीच में कभी भी कोई भी बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हो जाए, किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के अंदर भी ऊपर से कुछ भी कहें, जो हालात है वो सबको पता है कि बिहार में 3 राजनीतिक ताकतों में से 2 जिधर एक तरफ होती है, नतीजा उनके पक्ष में आ ही जाता है। आज भी राजद के लोग भी इस बात को मानते हैं कि नीतीश कुमार के पास, कैमरे पर भले ही कोई ना बोले, लेकिन अंदर खाने इस बात को मानते हैं कि नीतीश कुमार के पास 14 से 16% वोट हैं, और वो 14 से 16% वोट चाहे बीजेपी के वोट बैंक के साथ जुड़ जाएं, एनडीए के वोट बैंक के साथ, जिसमें बीजेपी चिराग, मांझी, उपेंद्र कुशवाहा वगैरह हैं, या फिर आरजेडी के वोट बैंक के साथ जुड़ जाएं, जिसके साथ भी वो जुड़ जाएं, विनिंग कॉम्बिनेशन उधर ही बनता है, 2/3 बहुमत की गुंजाइश उधर ही बनती है। ये बिहार का एक सामाजिक सच है, बिहार के जातीय समीकरणों का सच है। और तीसरा सच जो इसके साथ है वो ये है कि 2005 और 2025 ये 2 अलग अलग साल जरूर है। 2005 में जिस प्रकार से लालू परिवार के आरजेडी के शासन से उबे हुए लोगों की संख्या थी, लोग उब गए थे, उसी तरह से नीतीश कुमार से उबने वाले लोगों की संख्या तो है, लेकिन बुनियादी फर्क 5 और 25 में यह है कि 2005 में आरजेडी हराओ के मुद्दे पर बिहार की जनता वोट कर रही थी, और यहां पर अभी नीतीश हराओ वाला नैरेटिव बिहार में बन नहीं पाया है। कारण क्या है? बिहार की सामाजिक परिस्थितियां हैं, या बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी का अपनी अपनी ताकत के कमजोरी में बदल जाने से उनके सामने जो व्यवस्था है वो व्यवस्था नीतीश कुमार को सियासत में प्रासंगिक बनाए हुए है, जो भी कारण हो। लेकिन इन सब वजहों से अभी भी लोगों को लगता है कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आ रहा। आप हमारी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर है सम्राट चौधरी की, बीच में तस्वीर है नीतीश कुमार की, सबसे किनारे तस्वीर आप देखिए तेजस्वी यादव की। और जब वोटर मुख्यमंत्री के तौर पर यह देखता है कि एक तरफ सम्राट चौधरी, एक तरफ तेजस्वी यादव, तो सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव की तुलना में वोटर को लगता है कि नीतीश कुमार अब भी बेहतर विकल्प है। यह उस वोटर की बात मैं कह रहा हूं जो किसी जातीय आग्रह के आधार पर वोटिंग नहीं करता, जिसे फ्लोटिंग वोटर कहते हैं। वो फ्लोटिंग वोटर मुद्दा आधारित, चेहरा आधारित वो वोटिंग करता है। उसके ज्यादातर बड़े तबके में यह स्थिति है जो कहते हैं कि नहीं, सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव की तुलना में नीतीश कुमार यदि बिस्तर पर भी सोए हुए हैं तो बेहतर विकल्प है। यह मैं नहीं कह रहा,
ये उन समाज के एक बड़े हिस्से की बात है जिसे आप अति पिछड़ा कहते हैं, जिसे आप दलित महादलित कहते हैं, और ये वोटर बिहार का सबसे बड़ा वोटर है। और इसी वोटर के बीच से, इसी वोटर के वोटों से बिहार का चुनावी नतीजा तय होता है। तो नीतीश कुमार अपनी इस अहमियत को जानते हैं कि अपनी लीस्ट एक्सेप्टेबिलिटी या मोस्ट एक्सेप्टेबिलिटी, यानी ज्यादा स्वीकार्यता या कम स्वीकार्यता, जो भी परिस्थिति हो, स्वीकार्यता की स्थिति हो, एक्सेप्टेबिलिटी की स्थिति वो बनाए हुए है वोटर में। अभी भी वोटर को लगता है कि तेजस्वी यादव को इंतजार करना चाहिए। सम्राट चौधरी उस लायक अभी नहीं बन पाए हैं जो नीतीश कुमार का विकल्प बन सके। मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है। मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी बनी थी, मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी बने थे, बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन जो व्यक्ति 15 साल 20 साल रहा, लालू यादव बिहार में एक आइकॉनिक चीफ मिनिस्टर हुए, कोई इनकार नहीं कर सकता। कर्पूरी ठाकुर एक आइकॉनिक चीफ मिनिस्टर हुए, श्री कृष्ण सिंह एक आइकॉनिक चीफ मिनिस्टर हुए। उसी तरह नीतीश कुमार एक आइकॉनिक फिगर है। तो आइकॉनिक फिगर को रिप्लेस करने के लिए याद रखिए, एक चेहरे की जरूरत होती है, क्रेडिबल चेहरे की। और बिहार में क्रेडिबल चेहरे का अभाव ही वो सबसे बड़ा कारण है जो नीतीश कुमार को भाजपा के चेहरे और राजद के चेहरे की तुलना में एक्सेप्टेबल बनाए हुए हैं। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि सम्राट चौधरी में योग्यता की कमी है या तेजस्वी यादव में योग्यता की कमी है, लेकिन बात घूम फिर कर वहीं आती है जहां लोग सोचते हैं। 2005 की ही बात करें तो मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि 2005 में जब राबड़ी देवी के सामने नीतीश कुमार थे तो लोगों को लग रहा था कि राबड़ी देवी से बेहतर विकल्प है, इनको रिप्लेस किया जा सकता है। आज हमारे दर्शकों में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये मानकर चलते हो कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से बेहतर विकल्प है या सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से बेहतर विकल्प है? यही वो कॉमन पॉइंट है, यही वो पॉइंट है, यही वो बिहार की राजनीति को संतुलित करने वाली जगह है जहां पर नीतीश कुमार की अहमियत का एहसास एनडीए को भी है, आरजेडी को भी है। और इसी के सहारे जेडीयू की गाड़ी दौड़ नहीं रही तो घिसट रही है। और इतना तय है कि नीतीश कुमार के हाथ से एक बार सत्ता छूटी, जनता दल यूनाइटेड फिनिश। लेकिन जब तक सत्ता है तब तक सत्ता की नकेल उसके हाथ में है, सत्ता की कमान उसके हाथ में है। और उस सत्ता के साथ सत्ता सुख का उपभोग करने की चाहत, चाहे इस खेमे में हो या उस खेमे में हो, दोनों खेमे के अंदर है। और उसकी अपनी ताकत और कमजोरी और विपक्ष की ताकत और कमजोरी, इन दोनों को पहचानते हुए नीतीश कुमार को यह पता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके वोट बैंक का इस्तेमाल कर उन्हीं को किनारे करना चाहती है। आखिर आज 200 पार और 225 पार की बातें क्यों होती है? जब 200 पार की बातें होंगी, 200 सीटें कल्पना कीजिए अगर एनडीए को मिल जाए, तो स्वाभाविक है कि बिना नीतीश कुमार की पार्टी के भी एनडीए के पास 120-22 सीटें होंगी, यानी बहुमत का आंकड़ा होगा। फिर क्यों नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे? जो महाराष्ट्र में हुआ है, नीतीश कुमार की पार्टी को कितनी सीटें आएंगी अगर 200 सीटें आती है एनडीए को? तो 70 आएंगी, 75 आएंगी, हद से हद 80 आएंगी। तब भी माइनस नीतीश कुमार एनडीए में 120 सीटें या 125 सीटें तो होंगी। तो फिर नीतीश कुमार की जरूरत क्या है? ये बात नीतीश कुमार समझ रहे हैं कि ये 200 या 225 प्लस का जो नारा है, इस नारे के पीछे बहुत कुछ है। तभी आज भीम संवाद में जिस प्रकार से अशोक चौधरी को की पीठ ठोकी, उसके बाद से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अशोक चौधरी जो 2 दिनों 3 दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी को ही कटघरे में खड़ा कर रहे थे और उन्होंने साफ साफ कहा था कि बीजेपी के साथ रहकर सिवाय नीतीश कुमार के किसी नेता की औकात नहीं है कि वो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कर सके। यानी बीजेपी अल्पसंख्यक विरोधी पार्टी है, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना उसके एजेंडे में नहीं है। यही बात अशोक चौधरी कह रहे थे। और आज अशोक चौधरी की भूरी भूरी प्रशंसा जो नीतीश कुमार ने की, इसके मायने समझे जा सकते हैं कि उस दिन जो बयान दिया, और जो बयान जहां पिन करना चाहिए था, जहां नीतीश कुमार कांटा चुभोना चाहते थे, वहां उन्होंने चुभो दिया। उसके बाद से आज पीठ ठोकने का काम किया है। तो पीठ ठोकने की सियासत में सम्राट चौधरी की पीठ ठोकेंगे या नीतीश कुमार, या तेजस्वी यादव की पीठ ठोकेंगे, यही तो देखना बाकी रह गया है। लेकिन इतना जरूर है कि नीतीश कुमार जिसकी पीठ ठोकते हैं, मुख्यमंत्री का पद उससे और ज्यादा दूर चला जाता है। तो देखते जाइए क्या होता है।
कुल मिलाकर बिहार की सियासत में एनडीए में नीतीश कुमार बने रहेंगे, ये गारंटी ले पाने की स्थिति में कोई नहीं है। न तो भाजपा वाले हैं और न ही राष्ट्रीय जनता दल वाले ये कहने की स्थिति में है कि नीतीश कुमार उनके साथ आ ही जाएंगे। लेकिन इंतजार कीजिए जून महीने तक। जून महीने कहने का मतलब जून में ही नहीं बल्कि जून के पहले कभी भी हो सकता है, कल भी कुछ हो जाए। तो अभी 1.5-2 महीने का घटनाक्रम बिहार का बेहद महत्वपूर्ण होगा, शांतिपूर्ण तरीके से होगा। और अब तो राजभवनों की ताकत भी कम हो गई है कि वो दिल्ली के इशारे पर कुछ कर सके। लेकिन राजभवन की ताकत कम हुई है तो मुख्यमंत्री की ताकत तो जरूर बढ़ी है। और जब ताकत बढ़ी है तो उस बढ़ी हुई ताकत वाले नीतीश कुमार को एक बार आप देख लीजिए कि क्या करते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।